हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सर गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है कि नहीं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सब लोग बोलो एक एक करके, जिसने अभी तक नहीं बोला। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ताकि पता चले क्लास में हो, नहीं तो पता चला मैं बस क्लास में ज्वाइन करके मोबाइल बैग में पटक दिया। जिसने नहीं बोला बोलो फटाफट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, मेरे को एक कंप्लेंट आई आप लोगों की। केमिस्ट्री मैम बता रहे थे कि आप क्लास में रिस्पॉन्स सर वगैरह नहीं करते हो। ये होना नहीं चाहिए। क्लास में अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, इंटरेक्टिव नहीं रहोगे, तो इसमें आप लोगों का नुकसान है। नुकसान एक तो ये है कि पहली बात, अगर क्लास चल रही है तो एज एज अ रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर आपको क्लास को में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देना। कोई दो चार लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है? जो जो भी क्लास में आ रहा है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका आंसर करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप क्लास में इंटरेक्टिव नहीं रहोगे, नहीं अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, तो फिर टीचर का अंदर का मोटिवेशन भी वैसा नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना ज्यादा इंटरेक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा क्लास में आंसर करते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, सामने वाला कोई भी टीचर उसको पढ़ाने में मजा आएगा, वो और ज्यादा एक्स्ट्रा 10 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आपके लिए नई नई चीजें करेगा। लेकिन अगर वो क्लास बस एक तरफा चलती गई कि सिर्फ टीचर ही बोले जा रहा है, बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है, पूछने पे भी अगर आप जवाब नहीं दोगे, तो फिर वो ऐसे ऐसे बैच को पढ़ाने में मजा ही नहीं आता। फिर तो हम वही करेंगे भाई, जो जवाब दे रहा है उनको रख लेते हैं। भले फिर मैंने पहले भी कहा था आपको, मॉर्निंग वाली क्लास में जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास में, अगर आप क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करोगे, अब तक आपकी मेंटरशिप भी हो चुकी है, पीटीएम भी हो चुकी है, सबको बोल दिया गया है। ऐसा तो ही नहीं कि यहाँ पे आपको कोई डांट रहा है, कुछ मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है? तो आपको क्लास में रिस्पॉन्स करना है। कभी मान लो एक बच्चा कर रहा है, अगली बार आप करो, ठीक है? और बाकी बच्चे भी, दूसरों को भी चांस दो जवाब देने का भी। और बाकी बच्चे, जब आपको चांस मिलता है, अगर आपको आ रहा है आंसर, तो आप जवाब दो, ताकि पता चले कि हाँ आप क्लास में बैठे हो, और टीचर को भी अच्छा लगेगा। तो ये आदत अब बननी चाहिए। मैं वापस से केमिस्ट्री वाली मैम और फिजिक्स वाली मैम से पूछूंगा कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं जवाब देना, ठीक है? अदरवाइज हम बैच को और रिड्यूस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अगर 10 बच्चे भी होंगे कोई, तो उनको मैं आईआईटी में भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना। अगर आपको क्लास में बोलना ही नहीं, अच्छा रिकॉर्डिंग से पढ़ लो। लाइव क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है? अगर लाइव क्लास अटेंड करना है तो लाइव क्लास का फायदा कब होगा? जब इंटरेक्ट करोगे, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछोगे, अगर आपका कोई और तरीका तो डिस्कस करोगे, ठीक है? ये चीज होनी चाहिए। अब 3-4 महीने हो चुके क्लासेस को, और अभी भी मेजर पोर्शन ऑफ द क्रंच बाकी है, पूरा कैलकुलस बाकी है, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें अगर ऐसी क्लास चलेगी तो मजा ही नहीं आएगा, कैलकुलस पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। लेकिन आपके अलावा जो और बैचेस चलते हैं उसमें पढ़ाने में अलग ही मजा आता है, क्योंकि वो लोग बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? और भी बैचेस चलती है, पंजाब की भी चलती है, दूसरे स्टेट्स की भी बैचेस चलती है, वहां पे बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो उस बैच को पढ़ाने में मजा आता है। तो 4 चीजें एक्स्ट्रा करने में मजा आती है। आप लोगों के साथ इतना हो गया, आप लोगों के साथ मेंटरशिप होती है, उनके साथ तो वो भी नहीं होता, लेकिन आप लोगों के साथ इतना सब कुछ होता है, इंडिविजुअल ग्रुप आपके बना रखे हैं। इतना सब करने के बाद भी अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रखोगे, तो फिर क्या मतलब इतनी मेहनत करके? अब ये होना चाहिए, सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। और हम नोट डाउन भी कर रहे हैं कि कौन बच्चा क्लास में बोल रहा है, कौन बच्चा क्लास में नहीं बोल रहा। कोई बच्चा जो बिल्कुल चुपचाप है, उसको दूसरी बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर आप भले ही बोलते कि सर सॉरी, अब नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। और हम लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं कि कौन बच्चा कितनी टाइम से अटेंड कर रहा है, टेस्ट में प्रॉपर पार्टिसिपेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लास में इंटरेक्टिव है कि नहीं है। फिर मुझे अगर 10 का बैच बनाना पड़ेगा, मजा आएगा, उस 10 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सबको इंटरेक्टिव नहीं, आप लोगों के फायदे के लिए। आज यहाँ खुलोगे तो कल जाके कॉलेज में खुलोगे, नहीं तो वहां पे भी चुपचाप बैठे रहोगे। चलो, हाँ, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पेपर डिस्कशन करना है। हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर रखा हो, सॉल्यूशन भी देख लिया हो, लेकिन ये पेपर रियली बहुत अच्छा था। मतलब इस पेपर का हर क्वेश्चन बहुत सिलेक्ट कर करके बनाया था। मैथ्स का खासकर मैं बोलूँ तो मैथ्स का पेपर काफी ज्यादा अच्छा था। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैथ्स में जो क्वेश्चन इस मेजर टेस्ट में आए, वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा, ये जो इस मेजर टेस्ट का खासकर इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना, या फिर अगर आपने इसको ढंग से सॉल्व नहीं किया तो वापस इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना जरूर,
क्योंकि इसका हर क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल, आज नहीं तो 3-4 महीने बाद इसी पेपर को वापस से री अटेम्प्ट जरूर करना। इसलिए इसका खासकर इस पेपर का प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, जब भी आपके पास 2-3 महीने बाद आपको रिवीजन करना हो इस पेपर को वापस री अटेम्प्ट करना, क्योंकि हर क्वेश्चन जितना भी है बहुत ज्यादा सोच समझ के ये 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करके ये पेपर बनाया गया था, और पेपर काफी अच्छा है। जिस बच्चे ने ईमानदारी से पेपर दिया होगा और ईमानदारी से वापस से उसको अटेम्प्ट किया होगा उसको रियली बहुत फायदा मिलेगा, और आप जेई में कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए पूरे पेपर को पूरा एंड तक डिस्कशन करेंगे हम, सारे जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाएंगे उतने सारे डिस्कस करेंगे। आपको अलग अलग तरीके में बताऊंगा, आपने मान लो कोई और तरीके से एग्जाम में किया है आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छे से पार्टिसिपेट करना हो, मैं पूछूंगा भी रैंडमली बच्चों से भी, ठीक है, तो बताना आंसर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। इस वैरायटी में जेई ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो a sin इनवर्स x माइनस b cos इनवर्स x की वैल्यू c के बराबर गिवन, ये गिवन डेटा है आपका। ठीक है, और आपको पूछा गया है a sin इनवर्स प्लस b cos इनवर्स कितना होगा, माइनस के टर्म्स में दिया हुआ है और प्लस के टर्म्स से पूछा गया है। और ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो सारे ऑप्शन ए और बी के टर्म्स में, मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं आ रहा। अब ये गिवन डेटा और ये निकालना है, तो इसको देख के सबसे पहले तो यही दिमाग में आना चाहिए कि देखो यहाँ पे साइन इनवर्स आ रहा है, कॉस इनवर्स आ रहा है, तो इनकी पहले वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इनकी वैल्यू पता करके यहाँ रखनी पड़ेगी, तभी तो इसका आंसर आ पाएगा, है ना। और मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है, तो एक ही इक्वेशन से दो अननोन कैसे पता करूं, तो क्या कोई और भी रिलेशन होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में, जल्दी बताओ। यस सर, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, एक रिलेशन मेरे पास स्टैंडर्ड है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऑप्शन को सेम बना के दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके क्या यहाँ से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, और जो भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की वैल्यू आएगी वापस इस ओरिजिनल इक्वेशन में जो पूछा है उसमें रख देंगे। देखो यहाँ पे सॉल्व करके रखा है मैंने। सेकेंड वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे तो साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं मान लो a से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें, साइन इनवर्स उड़ जाएगा, यहाँ से कॉस इनवर्स कॉमन लेके कॉस इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कॉस इनवर्स आएगा फिर हम साइन इनवर्स भी निकाल सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन में पुटअप करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखना, जब भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में एक रिलेशन दिया हो और एक पता ना हो तो आप दूसरा ये वाला रिलेशन मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यस सर, Yes, sir. सेकेंड, हाँ, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपने इतने अच्छे से रिवाइज ना किया हो, कोई बात नहीं, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो एक बार सीख के देखना। बोला मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट इन द रियल एक्सिस। तो आपको देखो कॉन्सेप्ट सीखो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको फंडामेंटल इतना तो पता होगा कि दो तरह की एक्सिस होती है, ये होती है रियल एक्सिस और ये होती है आपकी इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट को डिनोट करता है, तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये रहा x प्लस आयोटा y, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z। अब इसकी इमेज रियल एक्सिस के अबाउट कहां पे आएगी, जस्ट नीचे है ना। यस सर, यस सर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो x प्लस आयोटा y, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y, x कोऑर्डिनेट x से y कोऑर्डिनेट कितना है y, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे x प्लस आयोटा y। इसकी इमेज नीचे बनेगी, इसका x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, z इमेज हो जाएगी आपके पास x माइनस आयोटा y। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज रियल एक्सिस के अबाउट निकालते तो उसी का कॉन्जुगेट आ जाता है, x माइनस आयोटा y क्या इसका कॉन्जुगेट है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज अगर रियल एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो उसी की इमेज आ जाएगी, उसी की क्या आ जाएगी, इमेज। यहाँ पे यही था। अब यहाँ पे आपको कोई एक लंबा सा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया इक्वल टू दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप z को x प्लस आयोटा y करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो।
अब इसकी जो इमेज होगी वो उसी का क्या होगी, कॉन्जुगेट होगी, है ना। इसकी जो इमेज होगी उसी का कॉन्जुगेट होगी, बोलो। Yes, sir. क्योंकि रियल एक्सिस Yes, के sir. अबाउट, ये हमेशा ध्यान रखना, रियल एक्सिस के अबाउट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज निकालोगे तो उसी का कॉन्जुगेट आ जाता है। क्योंकि रियल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होता है, बस वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, मतलब कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर मैं इसकी कॉन्जुगेट की बात करूं, जेड माइनस थ्री अपॉन जेड माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट की बात करें तो देखो क्या होगा। कॉन्जुगेट आपको पता है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्जुगेट जो होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में अलग अलग हो जाता है। कॉन्जुगेट जो होता है Z1 Z2 कॉन्जुगेट है, जिसको आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कॉन्जुगेट को सेपरेट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जेड कॉन्जुगेट माइनस थ्री अपॉन जेड कॉन्जुगेट माइनस आयोटा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। या फिर एक काम करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ध्यान से क्या होगा ना। अच्छा, आपको ये प्रॉपर्टी पता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 को लिखने का एक और तरीका है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, ये भी याद रखना। डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस होता है, जैसे लॉग में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, तो डिटेल में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ूंगा तब करूंगा, फिलहाल के लिए ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। आप चाहो, आपको अगर सिंप्लीफाई करना तो एक काम करो, एक्स प्लस आयोटा वाई रख दो। कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, तो जेड कॉन्जुगेट माइनस थ्री, यहाँ पे देखो Sir, क्या वो होगा, पाई बाय 6 है ना? हाँ पाई बाय सिक्स, सॉरी। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई रखोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा का होल कॉन्जुगेट। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चाहो तो इसको अभी पूरी वैल्यू रख देना, जेड की जगह रख देना एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस आयोटा वाई का होल कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा कॉमन लोगे, वाई माइनस वन का होल कॉन्जुगेट। आप देखो, जब भी हम कॉन्जुगेट लेते तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है ना, बोलो। Yes, sir. Imagine part Yes, negative sir. होता है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा वाई माइनस वन। क्लियर है, Yes, sir. समझ में आ गया यहाँ तक। Yes, sir. अब इसको चाहो तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस थ्री प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था। लेकिन आपको देखो ऑप्शंस में क्या क्रिएट करना है, ऑप्शन में जेड के टर्म्स में ही क्रिएट करना है। आपको किसके टर्म्स में क्रिएट करना है, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा के टर्म्स में क्रिएट करना है। तो इसको वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिफरेंस ले लेना दोनों का, माइनस से तो डिवाइड हो जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस वन। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपसे यहाँ पे क्या आएगा, हाँ एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस वन। अब इसमें अगर मैं जेड को अलग करूं तो यहाँ पे जेड क्रिएट नहीं होगा आपका, यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट क्रिएट होगा। ठीक है, सर, अब ये एक प्लस प्रॉपर्टी, नहीं हुआ। सर, नीचे में y प्लस 1 नहीं होगा। नहीं वाई यहाँ पे माइनस वन था ना, ये सर, आयोटा हमने नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया था ना हमने। नहीं देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर अपन ने आयोटा कॉमन लिया था, आयोटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, वाई माइनस वन बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा कॉमन लिया था आपने और उसका कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट लेने पे ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ
जेड कॉन्जुगेट को आप माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिख सकते हो, Yes, sir. है ना? कैसे? Yes, sir. देखो ध्यान से, ये आपका जेड है, सॉरी ये आपका जेड है, इसका आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? माइनस थीटा, ठीक है? अगर इसका आर्ग्यूमेंट आपका थीटा है तो जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? माइनस थीटा होता है, ये ध्यान रखना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट को आप माइनस जेड भी लिख सकते हो। तो ये काम हम यहाँ पे भी कर सकते थे, खैर इस पूरे में से माइनस कॉमन भी ले सकता था। अब देखो यहां से अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या जेड एक्चुअली क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल कॉन्जुगेट। यहाँ पे देखो इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद रुको एक पेज ऐड कर देता हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। इसके बाद क्या यहाँ तक अपने पास क्या आ गया था? आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 3 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 5/6 जो भी हो, ठीक है? अब मेरे पास जेड कौन था? जेड के टर्म्स में आंसर निकालना था। जेड क्या था मेरे पास? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? जेड कॉन्जुगेट -3 अपॉन जेड कॉन्जुगेट प्लस 1, ठीक है ना? चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ये प्लस सॉरी माइनस, ये क्या आएगा? आयोटा आएगा, प्लस आयोटा आएगा, ठीक है? जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। हाँ, अब मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई आपको? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना? Yes, sir. तो इसको मैं पूरा कॉन्जुगेट भी लगाऊं चलेगा? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको काम करो ऐसे लिखो, जेड -3 का होल बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा का होल बार। अब इसको मैं लिख दूंगा माइनस कॉमन लेके, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -3, और यहां से भी माइनस कॉमन आएगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आयोटा। एक मिनट, यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन एरर हुई है शायद, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस था कि माइनस था? एक बार क्रॉस चेक करना, एक मिनट। माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस माइनस प्लस आयोटा, यहाँ पे आप माइनस कॉमन लोगे। एक मिनट रुको, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर रही है अपने। एक काम करते, इसको लास्ट में रखते, जो पहले दूसरे क्वेश्चन है पहले उसको डिस्कस कर दो, थोड़ा लेंदी जाएगा नहीं तो ये, ठीक है? एक काम करेंगे, बिना एक्स प्लस आयोटा वाई मान के ही इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कॉन्जुगेट करके, ठीक है? चलो पहले ये वाला देख लो जल्दी से, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, डुएबल है। इसमें बताओ क्या किया था? ये हो गया था एग्जाम में, बताओ। Yes, sir. इसमें बस वैल्यू पुटअप करनी थी। Yes, sir. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस ऑफ लॉग एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप लगा दोगे कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ लॉग 4 Yes, sir. माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स बाई 4। एफ ऑफ एक्स बाई 4 कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई 4 4. प्लस कॉस ऑफ लॉग 4x। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मेरे को सिंपलीफाई यहाँ पे करना Okay. है, यहाँ पे x बाय 4 है, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे देखो लॉग के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी? Log m by n. सर cos log x minus cos log 4 माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा? सर प्लस प्लस हो आ जाएगा। जाएगा प्लस आ जाएगा। बहुत बढ़िया, Yes, sir. मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब बस इसको अलग अलग कर लेना, जैसे अलग अलग करोगे सिंप्लीफाई करोगे वापस वही टर्म क्रिएट हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Zero. और यहाँ पे एक बार cos c प्लस cos d का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देना। जैसे इसको अलग अलग करोगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे cos c प्लस cos d, या फिर इस पूरे को ऐसा अप्लाई कर देना, इस पूरे को एंगल c मान लेना, इस पूरे को एंगल d मान लेना, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ये वाला होता है, ये जैसे ही अप्लाई करोगे सिंप्लीफाई होकर यही वापस क्रिएट हो जाएगा और सेम का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, डुएबल है? यस ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का याद आया? मॉड्यूल में सेम Yes, क्वेश्चन सर यस क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ट्रांजिटिव
सर बी ऑप्शन आएगा, ओनली ओनली ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एक बार घर पे फिर से ट्राई करना, Yes, आसान sir. क्वेश्चन था ये। सेम क्वेश्चन इस तरह का क्लास में कराया था, जब भी तीन तीन टेन इनवर्स एक तरफ और उस तरफ वो हो, तो क्या करोगे, एक को उधर भेज दो, एक को क्या कर दो, उधर भेज दो, दो को इधर रखो, दो को उधर रखो। मान लो दो को इधर रख लिया और एक टेन इनवर्स को उसके साथ भेज दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, Yes, sir. बोलो। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई Tan वाला, inverse X. एक तरफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई हो, एक तरफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ है ना, Yes, sir. यहाँ पे अप्लाई टेन इनवर्स प्लस वाला फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला, फिर दोनों के टेन इनवर्स के अंदर वाले चीज को इक्वेट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज और ध्यान रखो, जब भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं, इनको ऑप्शन से भी कभी कभी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 0 n प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, तो बहुत सी बार ऐसा होता है, जनरली जेई में ऐसा बहुत बार हुआ है, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से ही हो गए, तो आप ऑप्शन से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्स को 0 रखो, एक्स को 0 रखने पे पूरा सेटिस्फाई करेगा, तो 0 भी ऑप्शन होगा। एक्स को 0 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे एक्स को 0 रखोगे एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर एक्स को एक बार 1/2 रख के देखना, अगर 1/2 सेटिस्फाई करेगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट बी आ जाएगा। तो आपको बिना फॉर्मूला अप्लाई किया आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो कभी कभी ये तरीका भी सोच सकते हो, ऑप्शन से एलिमिनेशन, तो ऑप्शन से भी जा सकते हो इस क्वेश्चन में। ऑप्शन से किया था, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगली बार आप ध्यान रखना, बाकी लोग भी, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन आए, ऑप्शन से भी एक बार ट्राई करना। अब अगला 56, ये तो जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट्स का क्वेश्चन एक्चुअली सर हो गया बहुत था। फंडामेंटल हो गया था। हाँ, मुझे ये बता दो, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला 2 to the टू power पावर n. एन। 2 to the 2 power की n. पावर n। वेरी गुड, बहुत बड़े बच्चों। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। जैसे सेट 1 में कितने एलिमेंट है m, तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की power n। 2 की power n. सेट दूसरे में n एलिमेंट है, उसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, है ना। यस सर। बोला कि पहले सेट में दूसरे सेट से 56 ज्यादा है, नंबर ऑफ सबसेट इन द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड। तो फर्स्ट वाले में दूसरे वाले से 56 ज्यादा है। अब यहाँ से m और n निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है, अननोन दो है, इक्वेशन एक ही है, अननोन दो है, इक्वेशन एक ही है, तो कहीं ना कहीं इसी में कंपेयर करके निकालना पड़ेगा जब भी एक इक्वेशन आती है। अब देखो यहाँ पे आंसर 2 के टर्म्स में है, एक दूसरा ऑप्शन से भी जा सकते हो, लेकिन अगर मान लो ये यस सर ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन अगर इंटीजर टाइप में आ जाए और आपको बोले m प्लस n की वैल्यू बताओ, तो तरीका भी पता होना चाहिए, तो तरीका भी सीख लो। एक तो है कि ऑप्शन से चले जाओ, फटाफट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इस 56 को मैं 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 7 56 है ना। Yes, sir. यस सर। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 56 सर लेफ्ट सर एलएचएस में नहीं आएगा ये 56। नहीं ना, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द सेकंड। पहले वाले में दूसरे वाले से 56 ज्यादा है, तो दूसरे वाले से 56 सर, ज्यादा है ना, तो ओके सर। है ना, दूसरे वाले से 56 ज्यादा, तो दूसरे वाले में 56 ऐड करोगे तो पहला वाला आएगा। क्लियर है, ओके सर। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। अब इसको 7 को भी 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करने का एक तरीका क्या है, 7 को क्या लिख सकते हो, 8 - 1, यस सर 8 - 1। तो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देना, तो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 का क्यूब। अब कंपेयर कर लेना, 6 और 3 है ना, बोलो क्लियर हो गया। यस सर ये तो सर डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके कर लिया था। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ ऑप्शन से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ जाए और आपको बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, Yes. है ना। Yes, sir. इसलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि इंटीजर टाइप में भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, तो आंसर 9 आएगा, फिर आप sir. कैसे प्रिडिक्ट करोगे, इसलिए तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। टोटल नंबर ऑफ, इसको स्प्लिट करना है 2 के फैक्टर में जो कि रिलेटिवली प्राइम हो। क्या बोला है, रिलेटिवली प्राइम। अच्छा, कैसे करेंगे इसको, किसी ने किया था एग्जाम में ये क्वेश्चन,
सर इसमें रिलेटिवली प्राइम का मतलब नहीं समझ में हाँ, रिलेटिवली प्राइम मतलब जैसे मान लो मैंने ले लिया 2,3, ये आपस में प्राइम मतलब बेसिकली एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, आया ना। 5,1 आया। ओके सर। ये भी क्या है, रिलेटिवली प्राइम। 2,5 तो ये रिलेटिवली प्राइम पेयर्स हैं, ठीक है। अब 2,5 बोलो या 5, 5,1 हाँ 5,1 भी 5,1 में 1 में तो सर 5 नहीं, 5,1 हाँ सॉरी सर, 2,3, 5,2, 2,5 ये सब क्या है, रिलेटिवली प्राइम। अच्छा 2,5 बोलो या 5,2 बोलो, बात सेम है क्या अलग अलग है? सर सेम। सेम ही है, पेयर तो एक ही है ना। 2,5 बोलो या 5,2 बोलो, पेयर Yes, तो sir. क्या है, एक ही है। तो अगर आपको यहाँ पे ये पता करना है कि टोटल नंबर ऐसे कितने पेयर बनेंगे जो कि रिलेटिवली प्राइम हो, इसको स्प्लिट करना है दो के फैक्टर में विच आर रिलेटिवली प्राइम। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उन हर प्राइम नंबर को हम कितनी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने किसी में से किसी ने किया था ट्राई एग्जाम में? नो सर। चलो सर अच्छा क्वेश्चन था। इतनी बार करना पड़ेगा जैसे इसमें आंसर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? जैसे हम प्राइम फैक्टर निकाल लिए फिर उनको अरेंज करेंगे उनको हम, तो इतनी बार करना पड़ेगा या आ जाएगा कि ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी प्राइम नंबर की पावर आ रही है उसमें से हर प्राइम नंबर को लेने के कितने तरीके होंगे। टोटल नंबर ऑफ तरीके निकालने पड़ेंगे टू टेक ईच ऑफ द प्राइम नंबर। फिर जो भी टोटल नंबर ऑफ तरीके आएंगे उसमें पेयर पूछा है, तो पेयर में क्या होगा, जो जो भी आपके टोटल तरीके आएंगे उसको फाइनल आंसर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि आपने 2,5 और 5,2 भी कैलकुलेट कर लिया है ना। तो 2,5 और 5,2 भी कैलकुलेट हुआ है, तो आपको एक ही बार लेना है क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो करके दिखा दे। सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पता करो कितना आएगा ये। 2 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर हाँ 2 बोलो। आ रही है, 3 की 1 आ रही है, 5 5 की की 2। 2 और फिर 7 भी आ रहा है। यस सर। 7 का कितना आ रहा है? सर 1। सर 1। सर 1 और कुछ भी आ रहा है? सर 13। सर 11 13 11 भी आ रहा है। 11 और बहुत सारे प्राइम आ गए इसमें तो, ठीक है। 11 भी आ रहा है। 11 की पावर 1 सर 1। सर 1 1 और 13 की पावर सर 1। 1 सर 1 ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको 2 की पावर 2 आ रही है, 3 की पावर 1 आ रही है, 5 की पावर 2 आ रही है, 7 की पावर 1 आ रही है और 11 की पावर 1 आ रही है और 13 की पावर भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इसमें से कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं आपको वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस नंबर कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम। एक बार कोशिश करो, ऐसे कितने तरीके होंगे, एक सेकेंड, ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें इसको रिलेटिवली प्राइम में 2 फैक्टर में तोड़ सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया था क्लास में, याद है? तो आपको उसमें क्या पूछा था याद है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते थे, आप कैसे करते थे? पीएनसी की क्लासेस अटेंड करी थी आपने जब मैंने पढ़ाया था? यस सर। यस सर उसमें सेम क्वेश्चन आया था जिसमें हम बोलते थे कि ये कोई नंबर है, इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे। यस सर अपन क्या करते थे, वहां पे जितनी भी पावर्स आती थी उसमें +1 ऐड करते करते सबको वो मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है? और एक उसमें ये भी क्वेश्चन आता था Yes, sir. कि इनका सबका सम कैसे निकालेंगे। यस सर ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, रिलेटिवली प्राइम में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो आपस में प्राइम हो, मतलब रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम हो मतलब एक दूसरे के टेबल में ना आता हो। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, जैसे मैंने 1 नहीं, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो आप
5 कॉमा अगर मैं बोलूं 8, क्या 5,8 आपका रिलेटिवली प्राइम होगा? यस सर। हाँ, Yes, sir. 5,8 भी रिलेटिवली प्राइम, देखो 8 प्राइम नंबर नहीं, नो डाउट, लेकिन 5 और 8 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। यस सर। यस यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक आधा एग्जांपल और बताओ, जैसे मान लो 3,7, खैर ये तो होंगे इसे, 1,3, सर 2,9। 2,9, हाँ 2,9 भी रिलेटिवली प्राइम Yes. होगा, ठीक है। सर 1,3 प्राइम नंबर के साथ तो कोई कुछ भी ले सकते हैं ना? हाँ, प्राइम नंबर के साथ तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बिना प्राइम के साथ भी आप जैसे मान लो आप 4,8 ले सकते हो क्या? नो नो सर। सर। No, एक sir. काम करो, इसकी डेफिनेशन लिख लो ताकि ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, दो नंबर रिलेटिवली प्राइम कब होंगे? जब उनका HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होना चाहिए? 1। ये सबसे आसान डेफिनेशन है जो आपको कभी आपको गलत नहीं कराएगी। दो नंबर रिलेटिवली प्राइम कब होंगे? जब उनका HCF क्या होगा या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 1। अब जैसे 5 और 8 हो गया, 5 और 8 का HCF कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1। यस सर। 2 और 3 का भी HCF कितना आएगा? 1 आएगा। एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलूं 1,3, इसका HCF कितना आएगा? 1। 1। तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है। 1,7 ये भी रिलेटिवली प्राइम है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब Yes. सोचो, अब बताओ आप कैसे दिमाग लगाएंगे? कौन कौन से इसमें से पेयर लेंगे? बताओ। जैसे 2 को 2 के कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है? 2 के कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है? सर 4 × 1 and 2 × 2। नहीं, 2 की पावर 0, 2 की पावर, हाँ मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना? यस सर। Yes sir. 3 के कौन कौन से पॉसिबल है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। 5 के भी कौन कौन से पॉसिबल है? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। और 7 के भी इस तरह से, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। 11 का भी दो पेयर पॉसिबल है, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। 13 के भी दो पेयर पॉसिबल है, 13 की पावर 0, 13 की पावर 1। अब आपको कौन कौन से लेने पड़ेंगे बताओ? कौन कौन से लोगे आप इसमें? देखो 13 के सारे अलाउड होंगे, 11 के भी अलाउड होंगे, 7 के भी अलाउड होंगे। अगर 5 की पावर 2 की बात करूं तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। जैसे 5 की पावर 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है वैसे तो। 5 की पावर 2 किसी और के साथ आ सकता है, अकेले 5 के साथ नहीं आएगा, है ना? सर हम 5 पावर क्यों दे रहे हैं? हम एक दूसरे से नहीं करके देख सकते इनको? एक दूसरे से मतलब? जैसे 2 का 3 ऐसे करके। ऐसे काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि Yes बेसिकली sir. आप मान लो बेसिकली लोगे तो वही ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब इस तरह से, ठीक है। Yes sir. हम्म। इसमें आंसर इन्होंने क्या दिया होगा वैसे? किसी ने देखा था इसका, चेक किया था आंसर क्या दिया हुआ है? सर आंसर 32 दिया हुआ है। 32 नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ज्यादा नंबर आएंगे, आया ना? Yes sir, ज्यादा चले जाएगा। हाँ, नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, 32 तो बनेंगे ही नहीं, 32 से ज्यादा ही आएगा। और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे फिर भी 32 नहीं आएगा। या तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर दिया हुआ है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो मैं 4 के साथ 7 भी ले सकता हूँ,
4 के साथ 11 भी ले सकता हूँ। इस बात पे एग्री करते हो? आया ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। Yes. एक बार इस क्वेश्चन को भी रहने दो, एक बार क्रॉस सर चेक करता आप हूँ। ना सर कोई इसको थोड़ा हाँ। इजी बना के एक बार सॉल्व करा दो ताकि कोई और आए तो हमसे सॉल्व कर पाए। नहीं नहीं, रुक जाओ, इसमें क्वेश्चन में एरर है, देखना पड़ेगा एक बार ढंग से। ठीक है, अगली क्लास में लूंगा मैं इसको, इसका ऑप्शन Okay. मैच नहीं करता है। हाँ, इसका आंसर 32 नहीं आएगा, या तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो हो गया होगा। Yes, sir. यस सर। आई प्लस बी की पावर 50 है, कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइनोमियल फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। सेम क्वेश्चन शायद कराया भी होगा क्लास में, तो है ना? कर लिया था ये, यस सर। बहुत Yes, आसान है। sir. देखो, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे 50 बी क्रिएट हो जाएगा, और बी स्क्वायर के सारे आगे वाली टर्म अपने आप जीरो हो जाएगी। 50 बी को उधर भेज देना, इसकी वैल्यू आई आएगी, और उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ये डुएबल क्वेश्चन है बच्चों, सब लोग ट्राई करना। इसमें डिटरमिनेंट पूछा था, ये हो पाया था एग्जाम में? यस सर, हो गया था। Yes, sir, ये हो गया। ठीक है, इसको भी घर पे एक बार ट्राई कर लेना। इसमें डिटरमिनेंट पूछा है इसका, ट्वाइस ऑफ a की पावर 9 b इनवर्स इक्वल टू -2 दिया हुआ है। सर वैसे इसका आंसर क्या है? आंसर मेरे को याद नहीं, मैंने नहीं देखा पेपर एक्चुअली, अभी बस आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे एक का भी आंसर याद नहीं है, देख लेना आप। ये 2 बार कैसे निकलेगा? सर बोलो। 2 बार 3। 2 की पावर 3, है ना? सर 2 क्या बाहर भी- निकलेगा। सर। हाँ, और 2 है, याद रखो। 2 की पावर Yes, 2 sir. के बाहर आएगा। यस सर। Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? k की पावर n, याद रखना। इस बार ऑर्डर Yes, क्या है? 2x2 है, 3x3 नहीं है। अब डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग कर लोगे, Yes, sir. और बी डिटरमिनेंट का बी इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -2। अब वैल्यू पुट अप कर देना, और देख लेना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा कितनी आएगी। क्लियर है? Yes. कर लोगे ट्राई? यस सर। यस वैल्यू सर। पुट अप करनी डिटरमिनेंट की, Yes, टफ नहीं है। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये मैंने अभी सॉल्व कर दिया था, Yes, इसलिए आप चलिए, जीरो। नहीं सब क्या होगा। ये क्वेश्चन अब देखो, यहाँ ये लॉग, ये बेसिक मैथ का लॉग का क्वेश्चन है, ये देख लो एक बार अच्छे से। यहाँ पे x² है और 16 है, यहाँ पे 2x है और 64 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करें? बेस अलग अलग है दोनों का, क्या करें? एक्स स्क्वायर से सर 2 को आगे ले जा सकते हैं। सर पावर आगे लेके आ सकते हैं लेकिन उससे कुछ है ही नहीं। अगर इसको आप आगे ले जाओगे तो रेसिप्रोकल बन के जाएगी, ध्यान रखना। ये सर ये नीचे 1/2 आएगी। हो जाएगा log ऑफ 16 बेस x, और यहाँ हो जाएगा log ऑफ 2x 64 बेस 2x। अब यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे बेस 2x है, इनको कैसे मतलब सेम बनाए? क्या इससे कुछ हो पाएगा? बोलो, समझ में आ रहा है? लॉग के सिंप्लीफिकेशन में हम कोशिश ये करते हैं कि बेस सेम बन जाए, है ना? अब यहाँ पे इसके कारण बेस सेम नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब देखो, ये 16 है और 64 है, सर इससे मैं बेस सेम बना सकता हूँ, है ना? बोलो। यस सर। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इन दोनों को मुझे इंटरचेंज करना है आपस में, तो बताओ क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? सर ये अपॉन में आ जाता है शायद। हाँ, अपॉन में आ जाता है, ए ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाता है, हाँ, है ना? यस सर। लॉग की प्रॉपर्टी की जगह नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज करना तो रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 64 और 60 ये दिया हुआ है, तो इसको 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है, करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस 16 x² यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 64 बेस में चला जाएगा, 2x ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 3। ये स्टेप समझ में क्या, सबको बताओ जल्दी, हाँ है ना? यस सर हो गया। इंटरचेंज कर दिया इसको, और इसके साथ इंटरचेंज कर दिया रेसिप्रोकल करके। अब 16 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 4, यस सर। Yes, sir. और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 6 तो हो जाएगा 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। अब ये जो बेस है, ये आगे जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। यस सर ऊपर चले जाएगा। हाँ, तो देखो दोनों का बेस सेम हो गया। देखो यहाँ से यही दिख रहा था मेरे को कि जो दोनों 2 की पावर से, तो बेस सेम ऐसे ही बनेगा। तो अभी फिलहाल मैंने दोनों का बेस क्या कर दिया? सेम कर दिया लॉग में।
अब ये 4 और 6 को ऊपर भेज देना, 4 को ऊपर भेज देना, ये 2 भी आगे आ जाएगा पावर में। नीचे क्या बचेगा, log ऑफ x बेस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 ऊपर चल जाएगा, log ऑफ, यहाँ पे भी चाहो तो अलग अलग कर लेना, 2 प्लस log x। क्लियर है? यस सर। Yes. अब देखो आपका पूरा क्वेश्चन log x में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे भी log x आ गया, यहाँ पे भी log x आ गया। अब चाहो तो इसको आप कुछ t मान लेना, इसको t भी मान लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सॉल्यूशन आएंगे। सर log एक बार- 2 तो 1 हो जाएगा। हाँ log 2 भी 1 हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। ठीक है, log 2 आपका 1 हो जाएगा, उसको t मान लेना, ये तो 1 हो जाएगा। इसको t मान के सिंप्लीफाई कर लोगे, t की वैल्यूज पता चल जाएगी, इसके आगे डूएबल, बस सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, इसमें डाउट हो तो पूछो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखने पे सर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी, तो सर हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो सर 2 तो हमारा प्राइम नंबर, तो सर बी ऑप्शन हो जाता है नो प्राइम सॉल्यूशन वाला। अच्छा, आप हाँ ये भी कर सकते हो, आप ऑप्शन से अगर कोई सेट, अगर वैल्यू रख रख के देखना चाहो तो x की वैल्यू अगर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रही सर। है। हाँ सर हमें डायरेक्ट दिख ही रहा था कि 2 रखने पे 3 आई आएगा। अच्छा, 2 रखना, हाँ, मतलब x की वैल्यू 2 आपने रख के देखी, सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? सर इनकरेक्ट पूछा है ना, तो सर नो प्राइम सॉल्यूशन वाला तो हो जाएगा क्योंकि 2 तो प्राइम है ना। तो इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो आपका करेक्ट क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा आएगा? सर ऑप्शन बी नो प्राइम सॉल्यूशन वाला। ए भी तो सर- इनकरेक्ट हो सकता, ए भी सर तो बट बी इनकरेक्ट। का, सर बट हमें बी का तो कंफर्म हो गया ना, और 2 वाला ऑप्शन हमारे पास है नहीं बी एंड डी का। सर डी के चांस है बट बी तो हमारा कंफर्म हो गया ना यहाँ पे। एक बार पहले क्रॉस चेक कर लेता हूँ, रुको, 2 रखने पे आ भी रहा है कि नहीं। 2 पे नहीं आ रहा है सर, 4 पे आ रहा है। हाँ, 2 रखने पे कहाँ आ रहा है वैल्यू, देखो log 2 रख के देखोगे तो कहाँ आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, ये 4 आएगा। 6 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सेटिस्फाई 2 कर ही नहीं रहा सेटिस्फाई, सर 4 पे है शायद। तो फिर 2 तो कर नहीं रहा है ना, पर ओके सर। हाँ, आप इसको टी मान के सॉल्व कर लेना। क्लियर है सब लोग? प्रॉपरली Yes, sir. सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा इससे आ जाएगा टी से। अगला देखो, यस सर। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट पे वर्क करता है। अब जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है तो वो अभी के लिए थोड़ा पेशेंस रख लेना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो तब देख लेना। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 क्या डिनोट करता है, किसी को पता हो तो एनीवन? मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिनोट करता है? सर सर पता था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बताओ, कोई बात नहीं, गलत होगा चलेगा, जो पता हो बताओ, गलत होगा चलेगा, इट्स ओके। मॉड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 डिनोट्स व्हाट? सर ये अगर ग्राफ की मदद से समझे तो सर ये क्या पॉइंट को डिनोट करता है जिसका डिस्टेंस नहीं, डेट वो पॉइंट नहीं एंड कह रहा हूँ मैं। ओरिजिन। हाँ, इसका पूछ रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ इसका बता रहे हो आप, z1 माइनस z2 का? यस सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर Z1 एंड Z माइनस Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सर आर्गन प्लेन में सर Z1 एंड माइनस Z2 एक पॉइंट को डिनोट करेगा। तो सर उस पॉइंट और ओरिजिन से जितनी गैप है, मतलब जितना मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, वो डिस्टेंस डिनोट करता है। नहीं, पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं, कोई बात नहीं, सर आपने ट्राई किया लाइन बहुत। सेगमेंट करेगा ना ये। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ z1 माइनस z2 क्या डिनोट करता है, तो लिख लो इसको, स्टैंडर्ड है। अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 डिनोट्स, ज्योमेट्रिकली डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो सब लोग, काम आएगा आगे।
बिटवीन Z1 एंड Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस डिनोट करता है ये। इसको आसानी से समझा भी जा सकता है एक्चुअली। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लो आप x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो Z2 x2 प्लस आयोटा y2। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 जब करोगे, इसमें जब वैल्यू पुटअप करोगे दिस, तो देखो Z1 माइनस Z2 करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ये आएगा। बोलो। Yes, sir. अब इस कॉम्प्लेक्स Yes, नंबर का sir. मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? बोलो, ये तो पता होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Sir, मैग्नीट्यूड square कैसे कर देता हूँ. नहीं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे इतना तो बेसिक याद रखो सब लोग, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए 11 का। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड पूछा था आपको, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, है ना? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इसका एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और आंसर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट। आप समझ में आ गया? अरे Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता होगा, 10th में था। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ही तो डिनोट कर रहा है। अब ध्यान रखना, कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे, ज्योमेट्रिकल क्या इंटरप्रिटेशन इसका, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। Yes, sir, हो गया. Yes, sir. अब मान लो ऐसा कुछ दिया हो Z माइनस 3। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z है, अननोन है ना? क्लियर है? बोलो। और दूसरा कॉम्प्लेक्स sir. नंबर क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? No, sir. No, sir. वो तो दिमाग sir लगा। x plus. ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? हाँ sir. अरे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी के अंदर सब कुछ आता है। इसी के अंदर आपका रियल नंबर भी आता है, इसी के अंदर इमेजिनरी भी आते हैं, इसी के अंदर सब आते हैं। जैसे मान लो 5 है, तो 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 को कैसे लिखोगे, 5 प्लस 0 आएगा, 5 plus 0 आएगा. याद रखो करो, ठीक है? तो 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 0 आयोटा। क्लियर है? ऑल Yes, रियल sir. नंबर आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो अब ये किसके बीच में डिस्टेंस डिनोट करेगा, मुझे बताओ, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, Z1 एंड Z2। Z1 क्या है ये, Yes, मतलब sir. x, y, एंड दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, है ना? Yes, sir. ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 3 डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड द पॉइंट 3,0। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके। इसी तरह से अगर मैं बोलूं Z माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 2,0, है ना? Yes, sir. अच्छा, Z प्लस 2 करेंगे तो बताओ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, यार इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, है ना? Yes, sir. -2,0 हो जाएगा. माइनस 2,0 में। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Z प्लस 5 बताओ, -5,0 हो जाएगा और x1 से. डिस्टेंस बिटवीन x एंड y एंड -5,0। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके। अब थोड़ा बहुत और हल्का सा और मैं सिखा देता हूँ। अच्छा, आपको एक चीज पता है, जो इलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है, इलिप्स खासकर, इलिप्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है इलिप्स का, कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज अ कांस्टेंट। अगर सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज अ कांस्टेंट, उसको इलिप्स बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की कि पीए प्लस पीबी या फिर दो फोकस से जो सम ऑफ द डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो आपका इलिप्स ऐसा कुछ बनता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और सिखा रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से। अगर ऐसा कुछ दिया हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। क्या दिया हुआ था, 3z माइनस 2 3z प्लस 2 इक्वल टू 4।
इस क्वेश्चन को सिखाता हूँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में चल जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। 3z माइनस कितना दिया हुआ था 2 प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू दिया हुआ था 4। अब 3z कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यस है ना? सर। मुझे बताओ ये क्या डिनोट करेगा, बोलो। डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका, किसके बीच डिस्टेंस में? नोट करेगा। सर Distance 3x of- 3y and 0 to डिस्टेंस ऑफ 3z फ्रॉम 2,0। यस सर 2,0। 3z कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इस 3z कॉम्प्लेक्स नंबर का 2,0 से डिस्टेंस डिनोट करेगा। अच्छा ये क्या डिनोट करेगा? सर ये -2,0 सर -2,0 से डिनोट करेगा। डिस्टेंस ऑफ सेम 3z फ्रॉम -2,0। अब ये दोनों डिस्टेंस का सम किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। 4 के। अब सुनो ध्यान से, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। एक पॉइंट क्या आ रहा है 2,0। 2,0 कहां पे होगा? यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है -2,0। -2,0 कहां पे होगा? यहाँ पे। अब z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं पे भी हो सकता है। 3z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं पे भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे कहीं 3z है फॉर एग्जांपल अभी के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3z का दोनों से डिस्टेंस का सम, ये मान लो p है, ये a है, ये b है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? pa प्लस pb इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। बोलो, यस सर दिया हुआ है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्चुअली में? pa प्लस pb इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया? यस अब सर। आपको ये पता करना है p कैसा होगा, ये कहां पे लाई करेगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर पे लाई करेगा या फिर कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और क्या हो रही है, अगर आप देखोगे a और b के बीच में डिस्टेंस भी कितना है? 4 के बराबर है ना? यस सर 4 के बराबर है। ए और बी Yes, के बीच sir. में डिस्टेंस भी कैसा है? 4 के बराबर। मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर पीए पीबी से 4 आ रहा है तो इस पॉइंट को कंपलसरी कहां होना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में ही होना पड़ेगा। क्लियर है? तभी डिस्टेंस 4 आएगा, अदरवाइज ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये पीए प्लस पीबी 4 है तो इस पॉइंट को कहां पे आना पड़ेगा? यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो पीए प्लस पीबी अपना 4 आ जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। तो ये जो ये पी होगा, ये कहां पे लाई करेगा? या यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है। तो बेसिकली कहां पे लाई करेगा? इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। यस सर ए और बी के बीच में। हाँ, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3z होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे कहां लाई करेंगे? बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अगर ये 4 नहीं होता, कुछ और होता, 5 या 6 होता, फिर ये इलिप्स हो जाता। फिर ये पॉइंट कहां पे लाई करता? इलिप्स पे लाई करता। बेसिकली क्या होता, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता तो कहीं ना कहीं ये इसको आप घुमा सकते थे, ठीक है, यहाँ पे लाई करता। उन सबका डिस्टेंस का सम, इन सब ये दोनों फोकस हो जाती है और आपका ये सारा पॉइंट कहां पे लाई करता है? इलिप्स पे, अगर ये डिस्टेंस 4 से ज्यादा होता। लेकिन ये 4 के बराबर है, तो कभी भी ध्यान रखना। सर हाँ बोलो। अगर सर ये जो पॉइंट पी है इधर वाई एक्सिस पे ऊपर ले लिया 2 पे, तब भी तो 4 हो जाएगा। नहीं होगा, निकाल के देख लेना। √2 प्लस √2 आएगा। ओके सर ठीक। हाँ 4 नहीं होगा। 4 तभी हो सकता है जब वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आपका 3z विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको सिखा दिया। अगली बार थोड़ा और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में आपको ज्योमेट्री पढ़ूंगा, तब आराम से इसको सीखेंगे। अभी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। यस सर आगे यस सर। सर। सर एक अब बार ये लोकस क्वेश्चन बता देंगे क्या? सर? लोकस लोकस मतलब? लोकस समझाऊं? सर एक बार बस बता दो क्या। लोकस मतलब क्या? देखो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। मैं एग्जांपल देके बस हल्का सा समझा रहा हूँ। ये सर्कल है, सर्कल को क्या बोलते हैं हम? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from a fixed point, it is the locus of point in a plane। पूरी डेफिनेशन एक्यूरेट ऐसी होती है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point is constant। तो बेसिकली क्या बोल रहा है? लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उन सारे पॉइंट का कलेक्शन एक प्लेन में क्या हो जाएगा? एक सर्कल डिनोट करेगा। तो ये लोकस हो गया, ठीक है। मतलब कलेक्शन ऑफ द पॉइंट जो किसी फिक्स ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में देख लेंगे। चलो
अच्छा आप ध्यान रखना, आप लोगों को पूरी 11 के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ाए जाएंगे। आपको सारे 11 के टॉपिक, जैसे अभी आपका अगले मेजर टेस्ट में बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज आ रहा है, ठीक है। तो बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज अभी जो हिमाचल वाले बच्चे उनकी मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, उनकी छुट्टियां है, तो उसमें भी मैं नेक्स्ट वीक से बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज चालू करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसकी रिकॉर्डिंग आपके स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे अपडेट हो जाएगी। तो जिसको भी बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज करना है वहां से रिकॉर्डिंग देख लेना, क्वेश्चंस कर लेना, जो जो भी क्वेश्चंस मैं करूंगा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। फिर जैसे ही ये होगा बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद आपका जब दिसंबर में क्रैश कोर्स होगा, उस क्रैश कोर्स में मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करूंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, तब आपका और अच्छे से डिटेल में कवर हो जाएगा। और कोशिश करूंगा बीच में कहीं हमको टाइम मिला दिवाली के टाइम पे या सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर में भी कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगा के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अलग से करा दी जाए। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये मॉड्यूल में भी था। यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी। Yes, sir. फर्स्ट वाली, ये जो क्वांटिटी रूट के अंदर है ये कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, एक और चीज आपको ध्यान रखनी, लॉग के अंदर जो इनपुट है वो भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर कैसी देन 0। सिर्फ ग्रेटर देन 0। इन तीनों आंसर का आपस में क्या लोगे? यूनियन की इंटरसेक्शन? सर यूनियन नहीं, कभी भी ध्यान रखना है, हमेशा इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन है। कारण समझो इसका, इंटरसेक्शन क्यों बोल रहे हैं? इंटरसेक्शन तब लेते हैं हम जब एंड की कंडीशन हो, इसका भी सेटिस्फाई होना है, इसका भी होना है, इसका भी होना है, इसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो जब भी लॉग वाले ऐसे डोमेन वाले ऐसे क्वेश्चन आए, अलग अलग फंक्शन हो, तो हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि तीनों का होना जरूरी है, ठीक है। इन तीनों को आपको सोल्व करके इनका इंटरसेक्शन ले लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी कर रखा है मैंने आपके लिए, देख लेना। ये कॉमन डोमेन वाला क्वेश्चन आया था, बहुत आसान था, अल्फा को मान के कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला देखो जल्दी से, यहाँ पे बस ए बी में उलझा दिया था और कुछ भी नहीं। पहली लाइन पढ़ो, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो पूछा इसकी Yes, sir. लीस्ट वैल्यू बताओ। अब किसी क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्वाड्रेटिक? -d/4 है। वेरी गुड, -d/4 है। याद होना चाहिए बच्चों ये। कोई भी क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला होता है, उस पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है? -d/4 है। और x कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2 है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज हुआ है। आपको जब मैंने फंक्शन में रेंज पढ़ाई थी तब भी बताया था, इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होगी? -d/4 से इंफिनिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -d/4 है। उसके लिए आपको ए और बी पता करना पड़ेगा। अब यहां से ए और बी पता करना पड़ेगा। तो जब भी आपको रूट्स दिया हो और कोफिशिएंट पता हो, रूट्स और कोफिशिएंट पता हो, तब आप क्या करोगे? एक ही तरीका है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। यस सर। यस सर। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट भी पता है, रूट भी पता है। अब यहाँ पे रूट क्या है? ए और बी है, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, है ना। यस सर। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या था? -b/a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ए हो जाएगा सर। अपॉन Minus कोफिशिएंट A. ऑफ x, तो कितना आ जाएगा? -a। माइनस ए। यस सर। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट a इंटू बी सी अपॉन ए, इसमें बी हो जाएगा। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? b के बराबर। यहाँ पे B. b को कैंसिल कर सकता हूँ डायरेक्टली? यस सर। क्यों? डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या? बताया था ना, अभी लिमिट्स चल रहा था, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, या डायरेक्ट कैंसिल करने से पहले जीरो होना चाहिए। हाँ, बी अगर नॉट इक्वल टू 0 तो ही कर सकते हैं। तो बी नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस सर। यस सर। यस सर। डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो बी नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो बी को कैंसिल कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 0 ए की वैल्यू 1 ऊपर रखोगे, बी आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। ओके। पीएनसी जब पढ़ाया था, ये वैरायटी भी कराई थी आपको। सर पिछले टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन। हाँ, ये पिछले टेस्ट में भी आया था। हाँ, यस सर। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, जेई में भी आया हुआ 1-2 बार। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था क्लास में, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। पीएनसी जिसने भी क्लासेस अगर अटेंड करी हो,
टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला था। अगर मान लो मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होंगे बताओ। क्या फॉर्मूला लिखा है? आपको शॉर्ट नोट्स भी भेजे थे पीएनसी को, उसमें भी लिखा हुआ है फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? किसी को याद है? 2 raised power n minus 1. नहीं, -1 नहीं होगा, टोटल तरीके 2 n ही होते हैं। अगर एटलीस्ट 1 होता तो -1। याद करो, इसको याद करने का तरीका क्या सीखा है। तो मान लो आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अगर बोलोगे या तो मान लो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का NC1 तरीका, या तो एक लूंगा, या फिर हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो 2 NC2, 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका NC3, हो सकता है आप 3 ले लो, और सारे को सिलेक्ट करने का तो NCN, और मान लो एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करो तो उसका भी एक तरीका NC0। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है? 2 की पावर n होता है। 2 power n। Yes, sir. याद रखना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है n+1। कितना होता है? n+1। ये फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा 2 की पावर n होगा। अब इसमें अगर आता है कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट हैज टू बी सिलेक्टेड तो -1 करते हैं। -1 ऐसा नहीं करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज में हमेशा 2 की पावर n ही आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा स्पेसिफिक बोलेगा कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट हैज टू बी सिलेक्टेड तो आप -1 करोगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? वो 5 डिफरेंट कॉइन्स है, 5 डिफरेंट तरह के कॉइन्स है। मान लो एक 10 का, एक रुपए का, एक 2 रुपए का, एक 5 रुपए का और एक 50 पैसे का, 5 अलग अलग तरह के कॉइन्स है। तो आपको ये पूछा कि टोटल कितने तरीके से मतलब पैसे बन सकते हैं। मान लो एक 5 का ले लिया, एक 1 का ले लिया तो आपके 6 रुपए बन जाएंगे। एक 5 का लिया, एक 2 का लिया, एक 1 का ले लिया तो आपके 8 रुपए बन जाएंगे। तो ऐसे कितने डिफरेंट तरीकों से मैं कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन वही हो गया, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? तो आप क्या बोलोगे? 2 की पावर 5 बोलोगे, आया ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. लेकिन उसमें से एक तरीका माइनस कर देंगे। अगर मान लो मैंने एक भी नहीं लिया तो फिर मेरे पास तो 0 रुपीज हो जाएंगे, और मुझे कम से कम एक तो लेना ही है। तो आंसर क्या जाएगा? 2 की पावर 5 -1। क्लियर हो गया? Yes, sir. टोटल फिर नंबर ऑफ वेज -1 इधर बताना क्यों लिया -1। -1 का मतलब क्या है कि आपने मान लो एक भी सिक्का ना सिलेक्ट किया हो तो वो वाला -1 कर दिया। 2 की पावर n में क्या होता है? एक भी सिक्का ना सिलेक्ट करो तो वो भी कंसीडर होता है। 2 ठीक है के सर। पावर n में सबको 0 भी कंसीडर होता है, 0 1 2 3 n भी कंसीडर होता है। 2 की पावर n में सब कुछ कंसीडर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2 की पावर 5। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 डिफरेंट। अगर मान लो आप एक भी सिक्का ना लो तो वो वाला एक तरीका क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर हो गया? Yes, sir. बोलो। Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या क्वेश्चन है? ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें? बताओ इसको। अब यहाँ पे बाहर कॉसेक स्क्वायर है, अंदर टेन इनवर्स। दूसरी जगह क्या दिया हुआ है? बाहर सेकेंड स्क्वायर और अंदर टेन इनवर्स। तो कैसे कंबाइन करें? कैसे सर इसको सबसे मतलब? पहले हाँ बोलो बोलो। सर सबसे पहले मैंने जो किया था सर, मैंने सबसे पहले कॉसेक और सेक को 1/sin और 1/cos में ले गया अच्छा, फिर? सर। तो फिर मैंने डबल एंगल फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया था। अच्छा ठीक है, एक वो तरीका है। अच्छा, दूसरा जनरली हम क्या करते थे? जनरली जब भी अंदर टेन इनवर्स हो तो बाहर क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं? Tan. टेन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना? अगर अंदर टेन इनवर्स दिया तो बाहर टेन क्रिएट करो, अंदर साइन इनवर्स दिया तो बाहर साइन क्रिएट करने की कोशिश करो। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और अंदर टेन इनवर्स है, इसको टेन में बदल सकते हैं क्या सेकेंड स्क्वायर को? सर बदल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? सेकेंड सर, स्क्वायर को टेन इनवर्स बदलने का तरीका? 1 + tan square x। सेकेंड स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. अरे हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और ये इसका क्या होल स्क्वायर है? इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को भले आप ब्रैकेट बना के पावर में लिख दो, है ना? सही लिखा? Yes, sir. एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे बाहर
अंदर तो टेन इनवर्स है, बाहर कोसेक स्क्वायर है। अब कोसेक स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला होता है? सर वो तो सर कॉट में बनता है। कॉट में होता है, तो क्या अंदर वाले को कॉट में बदल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. बदल सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ यार, टेन इनवर्स को तो कॉट इनवर्स में बदलने के हाँ, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। Yes, या sir. तो पाई बाय 2 माइनस कर दो कॉट इनवर्स, या फिर उल्टा कर दो। हाँ अगर सर। पॉजिटिव है दोनों, यहाँ पे दिया हुआ नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो अभी फिलहाल के लिए मान लो उल्टा कर लेते हैं, पॉजिटिव मान के। टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स Cot बी of बाई ए, inverse. Yes, sir. है ना? यस सर। या फिर आप क्या करना, पाई बाय 2 माइनस कर देना, वो भी तरीका सही है। पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स बी बाई ए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब सोचो थोड़ा, अब ये बाहर 10 आ गया, अंदर 1/2 टेन इनवर्स है। अब कैसे सिंप्लीफाई करें? इसको कुछ एंगल मान लो, या तो इसको थीटा मान लें। यस सर। बोलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? कोई ना कोई एंगल होता है, इसको थीटा मान लें। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है यस ना? सर। अब कैसे कोशिश करके टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, और मैंने थीटा किसको माना है वो देख लेते हैं। मैंने 1/2 टेन इनवर्स बी बाई ए को थीटा माना है, और मुझे निकालना क्या है? टेन थीटा। तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से टेन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी बाई बी ए। बाई ए। Bye. अब टेन टू थीटा की मदद से टेन थीटा निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? अरे बोलो, टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टू टेन थीटा, सर 2 tan थीटा 2 अपॉन tan में माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वाड्रेटिक है टेन थीटा में, बोलो। यस सर। Sir. यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके टेन थीटा निकाल देना। ओके सर। ये टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे। सेम यहाँ पे भी, इसको मान लो एंगल बोल दिया कुछ ना कुछ फाइव, तो आपको क्या निकालना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव। अब इसको अगर आपने फाइव माना, तो यहाँ पे भी सेम, कॉट इनवर्स बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 ट्वाइस ऑफ 5। तो कॉट ऑफ 2 5 कितना हो जाएगा? बी बाई ए। तो यहाँ से वापस आप क्या निकालोगे? कॉट 5 की वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे और फिर ऑप्शन से मैच करें। ये एक तरीका था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, नो डाउट ये टाइम खाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मान लो एग्जाम में आते ना, तो पहले इसको हमेशा लास्ट के लिए रखा करो, अगर समय हो तो करा करो, अदरवाइज छोड़ दिया करो, नहीं तो बहुत टाइम खा जाएगा ये। क्लियर है? पहले हमेशा Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन करने जो इजी और डुएबल हो, नहीं तो भले आपको आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपका ये टाइम इतना खाएगा कि बाकी क्वेश्चन Yes, में मान sir. लो आपके पास टाइम ना बचे कैलकुलेट। और ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, जेई में वो कहीं ना कहीं जान पूछ के ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में रखेंगे ही सही, जो आपका समय खा जाए। और आपको पता है एक्चुअल रियलिटी में आप सारे क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, टॉप रैंकर भी नहीं कर पाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. आप 25 के 25 तो कर नहीं पाओगे मैथ्स में। मैथ्स में अगर आप 15 भी कर रहे हो तो भी आपको 98 परसेंटाइल मिल रहे हैं, 15 क्वेश्चन करने पे भी 98 परसेंटाइल मिल रहा है। तो आपको 15 क्वेश्चन पे ध्यान देना, 10 ऑलरेडी छोड़ने हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लेंदी क्वेश्चन आए उन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया। इसको बताओ कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? तो हम 2 cos 5/13 और cos 9/13 को ब्रेक कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसने ट्रिग्नोमेट्री देख के छोड़ दिया है उसने बहुत बड़ी गलती। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल देख के छोड़ देते। आगे बढ़ो, ठीक है? ऐसा नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन टफ है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। ये आदत बना लेना अगली टेस्ट में, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को देख के डायरेक्ट मत छोड़ दिया करो। फंडामेंटल फॉर्मूले तो पता ही होते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूले तो पता ही है। यस बोलो। ये 11th की मैट्रिक का डायरेक्ट क्वेश्चन है हाँ कहाँ का है? सर। 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है वहां से हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A plus सर cos a plus हाँ plus cos A minus A। हाँ, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फिर एंगल को ब्रेक कर देना। घर पे सब लोग ट्राई करना। नेक्स्ट,
अब ये भी एक और ट्रिग्नोमेट्री का इन्होंने दे दिया। ऑप्शंस में देखोगे ये भी कहीं ना कहीं करा हुआ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, पिछले टेस्ट में आया था क्या कहीं? यस सर। जब आपके पुराने पेपर को भी ढंग से करोगे तो वो जानबूझ के रिपीट इसलिए करते ताकि उनको पता रहे भाई बच्चा पुराना पेपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप इन पेपर को भी ढंग से करोगे तो इनके क्वेश्चन भी रिपीट, क्योंकि सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ही है। इसको साइन में बदल देना, ठीक है? सर उस सेकंड ऑप्शन में 4 की जगह 1 दिया था जो सेकंड ऑप्शन। एग्जाम में यस सर, इसके दो आंसर है। अगर ऐसे आंसर इस टेस्ट में ए ऑप्शन है और जो पिछले बार टेस्ट में आया था उसमें जो सेकंड ऑप्शन है उसमें 1/125 था। अच्छा, थोड़ा उन्होंने इंटरचेंज कर दिया था क्या पिछले? अच्छा, बाकी तरीका सेम होगा, आया ना यस सर। सॉल्व करने का। इसको साइन स्क्वायर में बदल देना और फिर ट्राई करना एक बार। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब ये एक और पीएनसी का क्वेश्चन, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में कराए थे आपको, तो मैंने इससे भी टफ क्वेश्चन कराया था। इंडिपेंडेंस करके एक वर्ड लिया था बहुत लंबा चौड़ा, उसमें Yes, सिखाया था sir. कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट। ये तो उसके तरफ से और आसान क्वेश्चन है। लेट m बी द नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज 3 लेटर ऑफ द वर्ड सुकेश। मतलब इसमें से आपको 3 लेटर सिलेक्ट करके अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 लेटर। अब देखो सुकेश में क्या क्या वर्ड है, सारे डिफरेंट है क्या? SUKESH नहीं, रिपीट भी हो रहा है। S 2 बार आ रहा है, U एक बार आ रहा है, A एक बार आ रहा है, E एक बार आ रहा है, H एक बार आ रहा है। हाँ है ना? कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर है। बोलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस हाँ। सर। यस सर। आपको 3 वर्ड सिलेक्ट करने हैं तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। 3 वर्ड को सिलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ऑल 3 डिफरेंट, केस 1, है ना? यस सर। ओके, ऑल 3 डिफरेंट लेटर। आपके पास डिफरेंट लेटर अवेलेबल कितने, पहले ये देखो कितने डिफरेंट लेटर अवेलेबल है? 5। 5। 1 2 3 4 5, ये डिफरेंट लेटर है ना? 5 डिफरेंट लेटर अवेलेबल है। इन 5 में से कितने सिलेक्ट करना है आपको? 3। 3। तो 5 में से 3 लेटर को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 5 में से 3 लेटर को सिलेक्ट करने के तरीके 5 से 3। 5 से 3। 5 से 3। ये तो सिलेक्शन हो गया। अब 3 लेटर को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका मल्टीप्लाई बाय 3 लेटर को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। आवाज यार मेरे पता नहीं लैपटॉप में कट के आ रही है आप लोगों की। देखो 3 डिफरेंट का तरीका क्या हो जाएगा? 5C3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। केस 2 क्या होगा बताओ? ऑल 3 डिफरेंट हो गया। अब अगला केस क्या होगा? सर 2 सेम एंड 1 डिफरेंट। 2 सेम 1 एक डिफरेंट हो जाए। एक 2 सेम हो जाए, एक डिफरेंट हो जाए। अच्छा, 2 सेम को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? सर एक ही है। एक ही है, एक ही तो ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास, तो 1C1 है ना? एक ही तरीका है 2 सेम को सिलेक्ट करने का, तो 2 सेम सिलेक्ट हो गए। अब एक डिफरेंट लेटर लेना, तो ऑप्शन कितने अवेलेबल बचे? 4 ऑप्शन बचे हुए। इन 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो क्या होगा? 4C1। 4C1, वेरी गुड, ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो सिलेक्शन हो गया। इन 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। 2 लेटर अगर रिपीट होंगे तो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 into 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 120/2, दैट इज 60। 60 प्लस या तो ये होगा या तो ये होगा, केस 1 प्लस केस 2, 72। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट है, आवाज बहुत ज्यादा पता नहीं क्या हो गया। यहाँ तक समझ आया सबको? आपकी आवाज सुनाई Yes, दे रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा लैपटॉप में पता नहीं हो सकता इशू आ रहा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन और अगले 2 क्वेश्चन क्या है? हाँ ये है।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर से था, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, इसी एक वैरायटी क्लास में कराई थी। कौन सा तरीका सिखाया था, याद करो। इस 73 को कौन सा तरीके से सिखाया था क्लास में? हेलो, हाँ, ग्राफिकल। सेम वैरायटी पे एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने शायद क्लास में कॉस इनवर्स लिया था या फिर टेन इनवर्स कुछ लिया हुआ था। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन आए, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए हो एलएचएस आरएचएस में, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ग्राफिकल। दोनों के ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, एक साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी सिखा रखा है, दूसरा एलएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या, एक स्ट्रेट लाइन है। दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करके देखोगे नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? कर लोगे? यस सर। Yes, sir. कर लेना सॉल्व, ठीक है। सेम वैरायटी क्लास में करें, दोनों के ग्राफ आपको पता होना चाहिए। और ऊपर क्या दिया हुआ है? ऊपर देखो, ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एलएचएस में a प्लस आयोटा बी, और आरएचएस में उसी का कॉन्जुगेट है। बोलो, है ना? एलएचएस में Yes, a sir. प्लस आयोटा बी है और आरएचएस में क्या है, उसी का कॉन्जुगेट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सुनो ध्यान से, इसको ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, और इसमें रिलेशन पूछा है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग। ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो इसको, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे? इसको पहले जनरलाइज फॉर्म में पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसको मान लो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बोल दिया, तो यहाँ पे दिया हुआ है जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे उसी के कॉन्जुगेट का क्या दिया हुआ है, होल क्यूब। अब जेड और जेड कॉन्जुगेट में मुझे थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना है। देखो, जेड और जेड कॉन्जुगेट में एक रिलेशन और होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना? Yes. बोलो, Yes. जेड इंटू जेड अच्छा। कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है। इन दिस में ये रिलेशन, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार इनके मैग्नीट्यूड लेके देखता हूँ। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैग्नीट्यूड की भी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जेड का मैग्नीट्यूड और कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? बोलो। Yes, sir. बट ऑब्वियस इक्वल होंगे ना। एक अगर x प्लस आयोटा y, दूसरा x माइनस आयोटा y, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का क्यूब, ठीक है। इसको मान लो उधर भेज दिया मैंने, तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से जेड स्क्वायर मान लो कॉमन ले लिया, मैग्नीट्यूड जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो ऑप्शन आएंगे। एक सेकेंड, मेरी मोबाइल की चार्जिंग से, लैपटॉप की चार्जिंग से, एक सेकेंड रुको। चार्जर है ना? हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। चलो, तो यहाँ से आपके पास बच्चे दो वैल्यू आएगी, मॉड जेड इंटू मॉड जेड माइनस 1 0। तो यहाँ से मॉड जेड 0 होगा, या फिर मॉड ऑफ जेड माइनस 1 0 होगा, या फिर मॉड जेड 1 होगा, ठीक है? Yes, क्लियर है? sir. तो एक तो ये हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड 0 कब होगा, जब दोनों ए और बी को 0 होना पड़ेगा, तो वो तो चलो सेटिस्फाई करेगा, सीधे एक सॉल्यूशन मांग लिया। दूसरा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड अगर 1 हो जाए, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड अगर 1 हो गया, तो इससे देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। बोलो, इसकी वैल्यू 1 यहाँ पुट अप करोगे तो है ना? हेलो, समझ में आ रहा है? ये रिजल्ट बहुत ध्यान रखना, बहुत बार काम आएगा। ये ऐसे, ये वाले, ये जो मैं अभी स्टेप बता रहा हूँ, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में काम आएंगे। कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड अगर 1 है, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड कॉन्जुगेट को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय जेड लिखा जा सकता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। ये वाला जो रिजल्ट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे
कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां पे कहीं ना कहीं जेड और जेड कॉन्जुगेट, जेड इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो कॉन्जुगेट को उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। ये मैग्नीट्यूड 1 होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब ध्यान सुनना, अगर जेड कॉन्जुगेट को 1/z लिख सकता हूं तो अब देखो क्या होगा। मेरा क्वेश्चन कहां गया, ये रहा था क्वेश्चन। स्टार्टिंग में क्या था मेरे पास, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का होल क्यूब। यहां से क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट को क्या लिखूंगा, 1/z। ठीक है, यस सर। तो आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/z क्यूब, तो यहां से आ जाएगा जेड की पावर 5 इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? ये nth रूट ऑफ यूनिटी आ गया। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वैसे nth रूट ऑफ यूनिटी टाइप हो गया। तो यहां से कितने रूट्स आएंगे, बोलो? एक रूट आएगा, सॉरी 5 रूट आएंगे यहां से, बोलो। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो यहां से आपके पास आएंगे 5 रूट्स। 5 रूट सेटिस्फाई, 5 कॉम्प्लेक्स रूट इसको सेटिस्फाई करेंगे। और यहां से एक आया था 0,0, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 6। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 6। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा Yes, क्वेश्चन। sir. आप देखो कितना अच्छा पेपर Yes, था, हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने कहा था ये पेपर बहुत अच्छा है आज। इन सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से वापस से रीअटेम्प्ट करना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक बार और आप ट्राई कर लेना। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है मेरी इधर, है ना? कर लोगे ट्राई? और एक वो जो Yes. स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ये भी रहने देना, इसको मैं एक बार वापस से क्रॉस चेक करके फिर अपन नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखो सीरीज एक्सपेंशन बाकी, तो हो सकता है कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन आपसे ना हो, तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे अभी के लिए छोड़ देना। एक बार सीरीज एक्सपेंशन सिखा दूंगा तो फिर बाकी लिमिट्स के क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो अब अगली क्लास अपनी जब भी होगी फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे की क्लास में सीरीज एक्सपेंशन करके थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप लिमिट्स के क्वेश्चन आप सारे कर लेना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।